पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं और पूरा खित्ता जंग की बादलों की लपेट में नजर आ रहा है। पाक फौज इस वक्त मुस्तैद है और भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भिम्बर के इलाके में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन को इसकी जो कोशिश थी उसको नाकाम बना दिया। यहीं पर हमने ये भी देखा कि भारत का दूसरा क्वाडकॉप्टर जो था वो भी जासूसी की कोशिश कर रहा था, जिसको मार गिराया गया। भारत इन नाकामियों से इतना हवास बाख्ता हो चुका है कि इसके फौजी आपस में ही लड़ना शुरू हो गए हैं। 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज के 2 यूनिट्स एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग के नतीजे में 5 सिख फौजी हलाक हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी चंद रोज़ पहले ये कह दिया है कि एक अटैक अब नज़र आ रहा है। लेट्स वॉच दैट। पाकिस्तान ने आज जाफर एक्सप्रेस वाक़े में इलाकाई कुव्वतों की गठजोड़ को बेनकाब किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल ने अक़वाम मुत्तहिदा में बताया कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि जाफर एक्सप्रेस में इलाकाई हरीफों की मावनत शामिल थी। लेट्स वॉच हिम। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं, ब्रिगेडियर मसूद खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंड डॉक्टर कमर चीमा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नाउ आई स्टार्ट विद यू ब्रिगेडियर साहब। अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अटैक होगा ज़रूर फिजिकल, उनका एनालिसिस है। हमने देखा डिफेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा। सो डू यू ऑल्सो थिंक कि एक फिजिकल अटैक करने जा रहा है भारत एंड हाउ विल वी रिटेलिएट? यहाँ देखें पॉसिबिलिटीज है और इसमें कुछ होगा, ज़रूर होगा। इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में दे कैन स्टार्ट विद द आर्टिलरी शेलिंग है और मर्डर फायर है, जो सीज फायर है उसको खत्म कर सकते हैं। दिस वन। सेकंड, माइनर इंकर्जन्स हो सकती है, रेड वगैरह हो सकता है। दे ट्राई टू टेक पोजीशन, होल्ड करें ग्राउंड फॉर सम टाइम और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करें। और थर्ड पॉसिबिलिटी कुड बी ए सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक, जो 2016 में भी उन्होंने किया था और फिर वो ड्रामा जो बालाकोट वाला हुआ था वो वाला, इस तरह का हो सकता है। वी कैन नॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। Another possibility could be the firing of missiles तो स्पेसिफिक एरियाज में। लास्ट 2019 में भी इनकी प्लानिंग थी और अभी भी हो सकती है। सो वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी। नो और रिस्पांस। देखिए हमारे जो तमाम फोर्सेस हैं दे आर ऑन हाई अलर्ट, तमाम जो हैं, और हमारे जहाज़ भी तैयार हैं, नेवी भी है, ग्राउंड ट्रूप्स भी तैयार हैं और इसके लिए वाज़े एक मैसेज कन्वे हो चुका है बिफोर। देखें इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग से पहले भी एक कन्वे हुआ था कि जी जवाब बड़ा सख्त होगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद भी ये कन्वे हुआ, उसमें ये होगा कि जवाब जो हमारा होगा इट विल बी मैसिव, हैवी और बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। देखिए अब वो हालात नहीं है जो पहले वाले थे कि कुछ बारगेनिंग होगी, नहीं होगा। जिस तरह आज डार साहब ने कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर है, एक मिसाइल आएगा तो 10 यहाँ से फायर होंगे। द मैसेज हैज बीन कन्वेड लाउड एंड क्लियर टू देम। और हमारी कैपेबिलिटीज़ का आपको मैंने बता दिया, वेपन्स और इक्विपमेंट में कोई मसला नहीं है। मिसाइल्स हमारे राइट फ्राम टैक्टिकल 60 किलोमीटर नसर है एंड शाहीन 2750 किलोमीटर्स तक हम वहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं। न्यूक्लियर यस अगर ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन। जब आपकी एग्जिस्टेंस थ्रेट होगी तो दैट वो भी इसमें यूज़ होंगे। तो बाकी मैं एक सवाल बगैर सबसे राइट फवाद चौधरी साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। बगैर साहब मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मिसाइल है इसकी जो लेंथ है, मसलन मुंबई को हम जो है वो हिट कर सकते हैं? जी देखें चौधरी साहब, हम कलकत्ता तक जा सकते हैं। कलकत्ता तक जा सकते हैं, जबरदस्त। राइट, बट अगेन मैं हमेशा से कहती हूँ कि वॉर इज़ एन अनकम्फर्टेबल डोमेन इन अ वे कि इसका पॉलिटिकल फायदा तो कोई नहीं है, न इंडिया को मे भी मोदी को तो है ना, मोदी को तो बड़ा फ़ायदा है, वो तो मरे जा रहे हैं ना। तो इसीलिए ये है कि यही ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी रीअश्योरिंग बात बताई है कि हमारी जो डेप्थ है मिसाइल के हिट करने की वो बड़ी ज़्यादा है। अगर हम यहाँ से कलकत्ता तक जा सकते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि लिटरली पूरा इंडिया ही ब्रिगेडियर साहब आपके मिसाइलों की जद में तो है ना। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है जी, बिल्कुल राइट। सो डॉक्टर कमर चीमा, इम्प्लीकेशंस क्या नज़र आ रही हैं आपको आइंदा 1 महीने 2 महीने में पाक इंडिया ताल्लुकात किधर हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये एक मिलिट्री एस्केलेशन जो है वो भारत करना चाहता है
तो जाहिर बात है इसकी जिम्मेदारी तो पहली बात है भारत पे आती है। दूसरी इसकी इम्प्लीकेशन जो हैं वो आपको नजर आएंगी। देखिए इंडिया की सारी सप्लाई चेन इससे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अगर पाकिस्तान चाहे कि हमने थोड़ा सा इंडिया को टफ टाइम देना है, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी सप्लाई चेन है। इंडिया की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, जिसको आपको पता है तेल रशिया से आता है, मिडल ईस्ट से आता है। तो बहुत कुछ पाकिस्तान चाहे तो आपके अरेबियन सी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहें। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि पाकिस्तान की अप्रोच सिर्फ डिप्लोमेटिक सतह पे चीज़ों को सॉल्व करने की है, हम नहीं चाहते कि हम किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या मिलिट्री एस्केलेशन में जाएं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी मुझे अगर जो आप कह रही हैं कि क्या चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं, एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई इतना खास भाव नहीं दे रही इंडिया की पोजीशन को। मैं अभी अमेरिका में कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, वो कह रहे जी अमेरिका के अंदर तो अपने मसले बने हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो वहाँ पे अदारों के अंदर अपने इश्यूज हैं, अवाम एक और सतह पे सोच रही है, मीडिया अवाम के इश्यूज को डिस्कस कर रहा है, ले ऑफ्स हैं, यूरोप के अंदर अपने इश्यूज हैं, बरतानिया के अंदर अपने इश्यूज हैं। सो वो सारी की सारी दुनिया जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि साउथ एशिया के इन मसलों को देखने के लिए भी तैयार है कि। लेकिन चीमा साहब ये तो मतलब अच्छी बात तो नहीं है ना। अगर आपने जंग को रोकना है तो फिर तो अमेरिका को और वेस्ट को यू नीड अटेंशन। और ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो चाइना और इंडिया का LOC है उस वक्त उसकी क्या इस वक्त सिचुएशन है? देखिए चाइना और इंडिया के LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर तो इनकी जो तकरीबन 22-24 जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के राउंड हो चुके हैं और इनके मामलात काफ़ी सेटल हो गए। इसी वजह से नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की काजान रशिया के अंदर इसी साल मुलाकात हुई थी, तो वो तो उनके बड़े अच्छे हैं। इसलिए तो शी जिनपिंग ने अगले दिन एक टर्म भी कॉइन की थी, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। सो इंडिया के लिए तो चाइना के हवाले से तो कोई ऐसा वो मसला नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं चौर साहब, बात यह है कि यूरोप के हवाले से यूक्रेन में वॉर हो रही है, यूरोप कुछ नहीं कर सका, बैन अल-अक़वामी अदारे कुछ नहीं कर सके, गजा कुछ नहीं हो सका। सो मेरा नहीं ख्याल कि बैन अल-अक़वामी अदारों का कोई इतना लंबा चौड़ा अब असर वसूख रह गया है मुल्कों को फोर्स करने में। कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, यू कैन नॉट कंपेयर देम उन कॉन्फ्लिक्ट्स से। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है ना वो अपनी स्वीपिंग फेवर लेना चाहता है। इंडिया कहता है जी कि मैं वेस्ट का एलाय हूं। आप देखें ना, अमेरिका और इंडिया अपने आप को कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं। इंडिया की तकरीबन तमाम यूरोपियन ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया वो फेवर मांग रहा है कि अगर इस तरह का अटैक यूरोप में होता तो यूरोप इकट्ठा होता, और आज ये इंडिया पे हुआ तो यूरोप और अमेरिका को मेरी परवाह ही नहीं है। तो इंडिया वो फेवर्स चाहता है, वो यूरोप और अमेरिका से और वेस्ट से वो सपोर्ट चाहता है, जो सपोर्ट उसको फिलहाल नहीं मिली। सो लिहाजा मेरा ख्याल है कि और दूसरी मेजर वजह यही है कि ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के नेटवर्क अमेरिका कनाडा में पकड़े गए और इंडियन जो नेवल ऑफिसर्स को कतर के अंदर जो डेथ सेंटेंस हुई, जिसके ऊपर आपको याद होगा नरेंद्र मोदी खुद गए और अमीर ऑफ कतर से जो है अपोलोजाइज किया और अपने लोगों को लेके आए। सो वो भी चीज वेस्ट के अंदर देखी जा रही है, और खासतौर पर फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस जो है उनके अंदर के हाउ इंडिया बिहेव्ड इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स और कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जो बातें हुई। सो वेस्ट इसलिए इंडिया के साथ उस तरह नहीं खड़ा हो रहा, और उनको ये भी नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के जब से पावर में है 2014 से हर 5 साल बाद एक वाकया हो जाता है। उरी 2016, पुलवामा 2019, फिर अभी ये वाकया हो गया। तो वो समझते हैं कि ये एक पैटर्न है जो इंडिया जिससे अपने डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इंसेंटिव्स लेना चाहता है। इस वजह से मेरा कहना है दुनिया भी इंटरेस्टेड नहीं है और कोई इतनी खास वो मुद्दा आपको सपोर्ट नहीं मिली।